इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। कड़कड़ाती ठंड और कपकपाती रातें, ऐसे में हो जाएं कुछ काम की बातें। यदि जानने के लिए उत्सुक हैं कि मेहमान हैं कौन, तो उठाइए मोबाइल और लगा दीजिए फ़ोन। जी हाँ, इन्हीं पंक्तियों के साथ स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम किसानवाणी के सजीव फ़ोन इन कार्यक्रम हेलो किसानवाणी में। और आप सभी को योगेंद्र साहू की राम राम। श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र चंदनगांव की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सरिता सिंह, जिनसे हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती और उसके महत्व के बारे में। मैडम नमस्कार। नमस्ते सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सजीव फ़ोन इन कार्यक्रम हेलो किसानवाणी में। श्रोताओं, आपके मन में यदि विषय से संबंधित कोई भी शंका या सवाल हो तो आप हमें तुरंत इस नंबर पर कॉल कर अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 8989116346। और चलिए कि इससे पहले मैडम कोई कॉलर हमसे जुड़े, क्यों ना हम कुछ सामान्य सी चर्चा कर लें। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे मैडम कि आज के समय में बहुत सारे किसान प्राकृतिक खेती का सही मतलब नहीं जानते, और आपके शब्दों में हम प्राकृतिक खेती को किस तरह से आप परिभाषित करेंगे? सभी किसान भाइयों को राम राम। जैसा कि आप बता रहे हैं कि प्राकृतिक खेती आज का हमारा विषय है जी। तो प्राकृतिक खेती हमारी परंपरागत खेती ही है। जैसा कि हमारे जो बुजुर्ग पूर्वज अभी तक जो करते आए हुए हैं, सिर्फ वही खेती को हमको आगे बढ़ाना है। बिल्कुल। एक समय ऐसा था जब हमें भूख, यानी हमारे जो देश की जनता थी, देश के जो लोग थे, उनको खाना नहीं मिलता था। तो एक समय था कि हमको अपना खाद्यान्न बढ़ाना था। अब हमारे पास भरपूर मात्रा में खाद्यान्न है। तो अब हमें खाद्यान्न की चिंता ना करते हुए हमारे स्वास्थ्य को देखना है। और अगर हमें स्वास्थ्य को देखना है तो हमें प्राकृतिक खेती को समझना है। प्राकृतिक खेती जैसे परंपरागत खेती जैसी ही है, हमें उसको अपनाना है और हमें और हमारे परिवार को स्वस्थ बनाना है। बिल्कुल। मैडम, सरकार और प्रशासन प्राकृतिक खेती पे इतना जोर क्यों दे रही है? क्या ये हमें वापस पारंपरिक खेती की ओर लौटाना चाहती है? और ऐसे में आधुनिक तरीके से प्राकृतिक खेती हम कैसे कर सकते हैं, इस विषय पे हम चर्चा जारी रखेंगे। फ़िलहाल हमसे एक कॉलर जुड़ गए हैं, तो उनसे बातचीत कर लेते हैं। चलिए उनकी समस्या सुन लेते हैं। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार जी, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम देवी शंकर गुप्ता, न्यूटन सिटी नंबर 11 से। जी देवी शंकर जी, आप हमारे नियमित श्रोता हैं। मैडम जी मैडम आपके सामने बैठी हुई हैं। जी, तो प्रश्न पूछिए अपना। परिवार को सर पहले तो ये नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जी, आपको भी भैया नए वर्ष की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। जी जी जी, मेरा ये सवाल था कि हम जैविक खाद किस किस चीज से बना सकते हैं, और क्या जैविक खाद के साथ में हम मतलब ये जो फर्टिलाइजर से इसका भी क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। सबसे ज़्यादा यानी समस्या लोगों को यही रहती है कि जैविक खेती में हम कौन कौन से खाद यानी खादों का उपयोग कर सकते हैं। तो किस किस चीज़ से हम खाद बना सकते हैं? जी, तो अभी एक सबसे अच्छा जो प्राकृतिक खेती में अगर हम यूज़ करते हैं तो वो है जीवामृत। जीवामृत बनाने की विधि किसान भैया बहुत ही ज़्यादा आसान है। चूँकि हम जो किसान अगर हैं हम लोग, तो हमारे पास गाय और जानवर तो हमारे पास सभी के पास हैं। अगर हमारे पास एक गाय है तो एक गाय से भी हम 30 एकड़ तक की खेती कर सकते हैं, प्राकृतिक खेती। अब हमें ये समझना है कि इसको बनाते कैसे हैं। तो अगर 1 एकड़ के लिए हमें बनाना है तो 10 किलो गोबर, 5 लीटर गोमूत्र, ऐसी जगह की मिट्टी जहाँ पर कभी भी हमने कोई रसायन का उपयोग नहीं किया है, और एक 200 लीटर की ड्रम, साथ ही 2 किलो बेसन, हमें ये सामग्री का उपयोग करना है। और हमें अच्छी तरीके से इनको मिलाकर 72 घंटे तक इसको एक यानी जो छायादार स्थान है वहाँ पर रखना है। 72 घंटे के बाद हम इसे अपने खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। लगता है इनका कॉल कट गया मैडम। निश्चित ही इनकी जिज्ञासा शांत हुई और इनको इनका प्रश्न का उत्तर मिल गया है। चलिए, बहुत ही अच्छा आपने बताया कि जीवामृत हम कैसे बना सकते हैं, और बहुत सारे हमारे किसान भाई वर्तमान में अभी जीवामृत का उपयोग कर भी रहे हैं प्राकृतिक खेती के लिए।
और मैडम हम वापस से अपनी प्रश्न पर आते हैं कि जैसा कि प्रशासन इतना ज़्यादा जो जोर दे रही है प्राकृतिक खेती की ओर लौटने पर, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आधुनिक तरीके से प्राकृतिक खेती को कैसे किया जा सकता है। सरकार इतने अच्छे अच्छे प्रलोभन हम लोगों को दे रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई मंशा तो जरूर होगी। जी। मैं हाल ही का अभी आपको एक अच्छा उदाहरण देती हूँ। हम कृषि विज्ञान केंद्र ने अभी 44 कृषि सखियों को प्रशिक्षण दिया है। जी। चूंकि ये प्रशिक्षण देने का उद्देश्य ही यही है कि एक सखी अपने गांव में जाकर किसानों के बीच में अपने और सखियों को बताएगी कि प्राकृतिक खेती क्यों इम्पोर्टेंट है या उसकी क्यों इतनी आवश्यकता पड़ी। बिल्कुल। तो मैडम बीच में रोकना जी। चाहूँगा आपको। एक और हमारे कॉलर जुड़ गए हैं, हम इस बारे में और चर्चा करेंगे। जो आपने 44 सखियों की बात बताई, फिलहाल हम इनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्ते सर। जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? सर मैं छिंदवाड़ा जिला के ब्लॉक छिंदवाड़ा से ग्राम पिपरिया बीसा से यशवंत पटेल बोल रहा था। जी यशवंत पटेल सर, जी। पहले तो मैं आकाशवाणी केंद्र का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि प्राकृतिक खेती के बारे में आज हमको जानकारी मिल रही है। जी। और सरिता मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इसकी जानकारी दे रहे हैं। धन्यवाद। सर मेरा क्वेश्चन था, प्राकृतिक खेती के लिए हाँ। सरकार या केवीके से क्या सहायता मिलती है और क्या इसके लिए कोई ट्रेनिंग या योजना चल रही है? बिल्कुल। आपने बहुत अच्छा सवाल किया भैया। कृषि विज्ञान केंद्र में अभी जो मैं बता ही रही थी कि कृषि सखी की अभी एक 5 दिन का प्रशिक्षण हुआ था। उसमें जितने भी विकास खंड हैं हमारे, वहाँ से हमारी सखी यानी जो दीदी आई हुई थी तो उनको हमने प्रशिक्षित किया हुआ है। तो उनको प्रशिक्षित करने का ही हमारा उद्देश्य ये है कि वो एक कृषि सखी 125 लोगों को प्रशिक्षित कर सके, उनका ये टारगेट है। और हमारी जो भारत सरकार की योजना है अभी उसमें यह है कि जो भी प्राकृतिक खेती करता है अपनाता है उसको अलग से अभी प्रावधान तो नहीं आया है, पर आने वाला है कि अगर आपका जो भी उत्पादन होता है प्राकृतिक खेती से उसका रेट निर्धारित करेगी सरकार। दूसरा ये अभी हमारे जो मंडी है, मंडी में हर शनिवार को इसका हाट लगता है। जो भी हमारे प्राकृतिक खेती के कृषक बंधु है, जो भी हमारी दीदी हैं, वो अपनी सब्जियां हो, अपना उत्पादन हो, वो अगर कृषि मंडी में लेकर जाता है तो उसके अच्छे रेट भी मिलते हैं और सब्जी उसकी तुरंत हाथों हाथ बिक रही है। बिल्कुल। जी जी मैम। निश्चित ही आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना बढ़िया प्रश्न पूछा और आपके माध्यम से हमारे किसान भाइयों को भी इस बारे में जानकारी मिली। तो चलिए मैम, हम बात कर रहे थे कि जो पिछले कई वर्षों से हम रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग फसलों पर करते आ रहे हैं और उससे हम जानते हैं कि मिट्टी की उर्वर क्षमता जो है वो कम होते जा रही है। तो ऐसे में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रसायन और दवाओं का बहुत ज़्यादा मात्रा जो में उपयोग हो रहा है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कि प्राकृतिक खेती के द्वारा इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? जैसा कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि हमारे पास ऐसी कुछ विधियां हैं जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि जब हम खेत में कोई भी बीज को लगाते हैं तो उसको बीजोपचार करते हैं। जैसे हम केमिकल जो रासायनिक होती है उनको भी हमारे पास, जैसे अगर हम प्राकृतिक पद्धति से लगाते हैं तो हमारी बीजामृत करके एक पद्धति है। हाँ। उसको हम उपयोग करके भी हमारी बीज अच्छी क्वालिटी का बीज उत्पादन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, इस बारे में हम चर्चा जारी रखेंगे। और एक और कॉलर हमसे जुड़ गए हैं, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी, अपना नाम बताएं। मिथिलेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, आपकी आवाज़ थोड़ी अटक रही है, थोड़ा अच्छे से बोलिए। प्रश्न आप पूछिए, मैडम हैं सामने। कन्हरगांव से बात कर रहे हैं सर? जी, कन्हरगांव से बोल रहे हैं। मिथिलेश जी, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, जैसे प्राकृतिक खेती सर हम देखते हैं पहले से, जैसे जंगल वगैरह में भी ये पेड़ पौधे लगे रहते सर, तो उसमें कभी भी पानी की जरूरत होती है, न खाद की, न कुछ भी चीज पानी। ऐसी खेती क्या कर सकते हैं? जी, आपकी आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं है, फिर भी मैं आपको जितना सुन पा रही हूँ उसका मैं बता सकती हूँ आपको कि आप
ये आपका प्रश्न ये है कि प्राकृतिक खेती में हम जो भी खाद बीज है इनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो सबसे ज़रूरी ये है कि हमें कितनी मात्रा में बीजों का उपयोग करना है, कितनी मात्रा में अपनी मिट्टी को सुरक्षित रखना है। तो सबसे पहले अभी जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास ऐसे प्राकृतिक घटक होते हैं जिनका हम उपयोग करके अपनी मिट्टी को, अपनी धरा को सुरक्षित कर सकते हैं और रासायनिक चीज़ों का उपयोग ना करते हुए प्राकृतिक घटकों का उपयोग कर हम अपनी धरा को बहुत सुरक्षित और अच्छा उत्पादन उससे ले सकते हैं। बिल्कुल। जीवामृत और बीजामृत के बारे में हम चर्चा कर रहे थे मैडम, जैसे कि जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत, मल्चिंग, बापसा, ये प्राकृतिक खेती के ही सर घटक हैं और हम इन्हीं घटकों के माध्यम से प्राकृतिक खेती को बहुत अच्छा और बहुत लाभकारी धंधा बना सकते हैं खेती का। जैसे कि आपने जीवामृत की अभी विधि बताई कि 1 एकड़ के हिसाब से कितना कितना ये डालना है, तो ऐसे बीजामृत में हम क्या करते हैं? बीजामृत की भी विधि थोड़ा सा बताने के बाद। जी, बीजामृत के लिए भी सर हमको देसी गाय का गोबर, गोमूत्र, चूना और अपना मिट्टी, जो जहाँ पर कभी भी यानी वो नहीं, या तो बरगद के पेड़ की हो सकती है, पीपल के पेड़ की, मेड़ की मिट्टी, इन सबको इकट्ठा करना है और अच्छे तरीके से पूरी एक ड्रम में मिश्रित करनी है। मिश्रित करने के बाद जो भी हमारा बीज है उसका हमको शोधन करना है। शोधन जैसे कि शोधन करने के बाद जब हम वो बीज को निकाल कर ऊपर रखते तो जो टाट की बोरी होती है उसके ऊपर हम उसको छावदार स्थान पर सुखाते हैं। सुखाने के बाद हम बीजोपचार करने के बाद खेत में सीधा सोइंग कर देते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने रासायनिक विधि से बचने का एक तरीका बताया कि बीजामृत से कैसे हम बीजों को लगा सकते हैं। फिलहाल हमारे पास एक और कॉल आ गया है तो इनसे बातचीत कर लेते हैं। हेलो 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 जी, अपना नाम बताइए। जी भैया, हम योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। जी योगेश जी, ये छत्तीसगढ़ से हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो अपना प्रश्न पूछिए। ये प्राकृतिक खेती में क्या उत्पादन उसी तरह से मिल पाएगा जैसे मतलब आजकल लोग रासायनिक लेकर उत्पादन बढ़ाते हैं? जी, मैं आपकी बात को सुन पा रही हूँ, जैसा कि आप बोल रहे हो। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सबसे पहले हम आपकी अगर बात का जवाब दें तो हमें उतना उत्पादन नहीं मिलेगा जितना हम रासायनिक खेती से लेते हैं। चूँकि अगर हम दूसरे तरफ से सोचें कि हम रासायनिक खेती में कितनी लागत लगाते हैं, उसी जगह अगर हम प्राकृतिक खेती में बिना लागत के जो उतनी ही उत्पादन ले सकते हैं तो हम नहीं कह सकते कि प्राकृतिक खेती में हमें लॉस हो रहा है या नुकसान हो रहा है। जी बिल्कुल। तो योगेश जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और निश्चित ही आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। ये ठीक वैसे ही बात है कि यदि हमें कोई सामान्य बीमारी हुई और हम या तो घर के इलाज से ठीक हो सकते हैं या तो हम एलोपैथी दवाइयों से, जो तुरंत तो आराम देती है लेकिन बाद में हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है, ठीक वैसे ही रासायनिक दवाएं जो हैं हमारी मिट्टी को लगातार नुकसान पहुंचा रही हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं। और सबसे ज़्यादा हमारी लागत देखते हैं, क्योंकि लागत में अगर हम बीज देखें, बीज की यानी कि प्राइस, वही दवाइयों का प्राइस, वही हमारे अपना फर्टिलाइजर्स का, अगर हम इनका एक एस्टिमेट निकालते हैं तो ये कहीं ज़्यादा निकलता है। हम इनसे अपना जितनी बचत भी नहीं कर पाते, हमारा कहीं एक्सेस खर्च हो जाता है। इसका उल्टा अगर हम प्राकृतिक खेती की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ उसमें हमारी मेहनत ही लगती है। उसका जो उत्पादन भी आता है वो भी हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पर्यावरण संरक्षण को हम जब ध्यान में रखते हैं, मिट्टी की उर्वर क्षमता को ध्यान में रखते हैं तो हम प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल मैम, अब हम बात करेंगे बहुत सारे कृषि यंत्रों का उपयोग हमारी खेती में अब हो रहा है। जैसा कि आधुनिक समय में कृषि यंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो रहा है, तो ऐसे में प्राकृतिक खेती में कृषि यंत्रों का उपयोग किस तरीके से कर सकते हैं कि लागत में हमारी कमी आ जाए? चूँकि सर प्राकृतिक खेती में हम जो हमारे आसानी से हम जिनका उपयोग कर सके, जैसे हंसिया हुआ, कुदाली हुई,
गैती हुई, फावड़ा हुआ, सिर्फ हमको ये ही यंत्रों का उपयोग करना है। हमको इसमें मिट्टी को मिनिमम यानी कि जो बोलना होता है ट्रिलेज, यानी मिनिमम तरीके से उसको डिस्ट्रॉय करना है। जी। प्राकृतिक खेती का उद्देश्य ही यही है कि हमको ज़्यादा अपनी मिट्टी को डिस्टर्ब नहीं करना है, बिल्कुल। एज इट इज़ रखना है, क्योंकि जितना डिस्टर्ब करेंगे उतनी ही उसकी यानी जो क्षमता है वो कम होते जाएगी। बिल्कुल। दूसरा, प्राकृतिक खेती का सबसे मुख्य उद्देश्य ये है कि हम कम से कम वहाँ पर दूसरे जो चीज़ें होती हैं उनका वहाँ पर उपयोग करें। बिल्कुल। और आप जैसे बता रहे आधुनिक खेती, आधुनिक यंत्रों का, आधुनिक यंत्रों में जैसे अगर हम चाहते तो वहाँ पर ड्रिप का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास पानी की कमी है, नहीं हो पा रहा, तो हम वहाँ ड्रिप भी कर सकते हैं। अगर हमें जीवामृत भी या कुछ भी जैसे स्प्रे करना है तो वहाँ पर हम स्प्रिंकलर के माध्यम से, ड्रिप के माध्यम से भी हम उसको दे सकते हैं। बिल्कुल। मैडम, प्राकृतिक खेती की बात आती है तो ये जो अभी हमने बात की जीवामृत की, तो ये जो होता है शासन इसे बनाने में क्या मदद देती है और किस तरह से मदद देती है? शासन का तो अभी इसमें कोई प्रावधान नहीं है, चूँकि ये इतना कॉस्टली भी नहीं है जिससे कि शासन की इसमें ज़रूरत पड़े, क्योंकि हम लोग घर पर ही इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि इसमें हमको बाहर से कुछ भी चीज़ नहीं लेकर आना है। गोबर हमारे घर है, गोमूत्र हमारे घर है, मिट्टी हमारे पास है ही। दूसरा, अगर हम बात करते हैं सिर्फ बाजार से लाना है तो हमें गुड़ और बेसन, चूँकि बेसन और गुड़ भी हमारे घर पर्याप्त मात्रा में बड़ी होते मात्रा में हैं। जब हमें जीवामृत बनाना होता है तो मैंने सुना है कि शासन की तरफ से कोई एक टैंक या इस तरह से दिया जाता है। नहीं, अभी इस चीज़ का हमारे यहाँ पर तो कृषि विज्ञान केंद्र और हमारे विभाग में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है इसका कि शासन से इसकी कोई योजना आ रही है। पर हाँ, इतना जरूर है कि हम इसको आसानी से अपने स्तर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए मैडम, आगे बातचीत करेंगे, उससे पहले एक और कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? ग्राम जमुनिया से अरविंद बोल रहा हूँ भैया। जी अरविंद भैया, बोलिए। मुझे प्राकृतिक कृषि पे मैम से चर्चा करना था कि प्राकृतिक कृषि कैसे करें और उत्पादन अधिक से अधिक कैसे लें। जो नमस्ते एक भैया। बड़ा सवाल हमारे बीच में आता है कि प्राकृतिक कृषि में उत्पादन कम होता है। जी तो नमस्ते भैया, मैं समस्या आपकी समाधान। बात को बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ, और मैं आपको भी पर्सनली जानती हूँ, क्योंकि आप बहुत अच्छे, आपके जमुनिया का जो विकास है उसमें आपका बहुत ज़्यादा सहयोग भी है। तो जी। आप मैं अगर आपको कहूँ कि आप भी इस चीज़ की उपयोगिता को समझते हैं कि जहाँ हम जैविक खेती, प्राकृतिक खेती की अगर बात करते हैं तो वहाँ हमारा उत्पादन अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि हम रासायनिक खेती की तरह हमें उसमें लागत एकदम मिनिमम होती है। दूसरा, हमारा जो उत्पादन निकलता है वो भी हमारा A1 क्वालिटी का होता है। अगर हम हर एक चीज़ को पैसे से तोलेंगे या पैसे से उसका मार्किंग करेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए ही नुकसानदायक होगी। दूसरा, मेरा ये भी कहना है कि हम किसान भाइयों से ये निवेदन करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्राकृतिक उत्पादों का, अपने घर में पशुधन, अपने आयों को इतना ज़्यादा संग्रहित करके रखें जिससे कि वो प्राकृतिक खेती की तरफ ऑटोमेटिकली उसका रुझान बढ़े। बिल्कुल। और मेरा ये भी आपसे कहना है कि आप एक बहुत अच्छे सोशल वर्कर की तरह अगर काम करते हैं तो आप लोगों में ही रुझान पैदा करके प्राकृतिक खेती को हम कैसे और अच्छे तरीके से, क्योंकि उसके जितने भी घटक होते हैं उन सब के बारे में हमको जानकारी रहती ही है। अगर और ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो आप कृषि विभाग में भी, कृषि विज्ञान केंद्र में आकर इसकी पूरी सलाह ले सकते हैं। बिल्कुल, जितनी ज़्यादा जागरूकता रहेगी उतना ही ज़्यादा हमें लाभ होगा, हमारे पर्यावरण को लाभ होगा। निश्चित ही अरविंद भैया, आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस कार्यक्रम में अपना प्रश्न पूछा। और मैडम, अब हम बात करते हैं कि फसलों में एक बड़ी समस्या आती है खरपतवार की, जिसके लिए हमें दवाइयों का सहारा लेना ही पड़ता है, क्योंकि आजकल मजदूर भी आसानी से नहीं मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्राकृतिक खेती के माध्यम से हम खरपतवार से कैसे निपट सकते हैं? बहुत बढ़िया सवाल आपने किया, क्योंकि खरपतवार आज के समय की सबसे बड़ी समस्या ही है, क्योंकि हमें आज लेबर की अगर हम बात करते हैं तो समय पर लेबर नहीं मिलते, लेबर के यानी उनके पास समय ही नहीं रहता। सबसे बड़ी बात यह है। दूसरा, हमें अगर खरपतवार जैसे ही वो होते तो हमें अपने खेत की जुताई करने से पहले अपने खेत को बहुत अच्छी तरीके से जुताई करें, साफ सफाई करें, जिससे खरपतवार ना आ, ऐसी हम कोशिश करें। दूसरा, अगर
कारणवश किसी तरीके से अगर कुछ आ ही जाते हैं तो हमें निंदाई गुड़ाई करके ही उनका समाधान करना पड़ेगा। प्राकृतिक खेती में चूंकि हम किसी भी दवाइयों का इस्तेमाल नहीं कर सकते और खरपतवार नाशी अभी कुछ ऐसी दवाई हमारे पास है भी नहीं जिससे कि हम उसका इस्तेमाल करके उसको कंट्रोल कर सके। तो इनिशियल स्टेज पे हमें उसकी निंदाई गुड़ाई करके ही उसका समाधान करना होगा। बिल्कुल मैडम, हम अपनी बातों को जारी रखेंगे। चलिए इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण संदेश सुन लेते हैं। ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम की पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं।
श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी, और इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। और मैडम, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे प्राकृतिक खेती पर, तो फसल चक्र के बारे में हम चर्चा करते हैं कि फसल चक्र क्या होता है और फसल विविधीकरण क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करते तो फसल चक्र जी, चूँकि फसल चक्र इसलिए बहुत ज़रूरी है, हम अपनी ही बात करें, अगर हम कंटिन्यू एक ही भोजन को प्रतिदिन यानी हफ्ते दर हफ्ते महीने साल अगर एक ही भोजन को अगर हम करेंगे तो हम उस चीज़ से उब जाएंगे। तो जैसा स्ट्रक्चर हमारा है सेम वैसे ही हमारी धरा हमारी भूमि का भी है। तो जब तक अगर हम एक ही प्रकार की फसल लगाएंगे, एक ही प्रकार की उसमें चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं वो उसके लिए खतरनाक या हम नुकसानदायक होगा। तो किसान भाइयों से मैं यहाँ पर अनुरोध करूँगी कि हर फसल हर सीजन में अपने फसल चक्र को अपनाएं। जैसे अगर हमने अभी रबी में गेहूँ लगाया है, चना लगाया है, तो आने वाले समय में अभी अगर हमने 2 बीज पत्री लगा तो आने वाले में 1 बीज पत्री पौधों यानी फसल का चयन करें, जिससे हमारी मिट्टी की जो पोषक तत्व है वो भी बने रहेंगे और हमारी जो धरती माँ है वो भी बहुत उपजाऊ बनी रहेगी। और दूसरा सबसे यानी उसका कारण कि हमारे जो भी रोग हुए, कीटाणु हुए, रोग व्याधि हुए, उनके आने की भी संभावना बहुत कम हो जाती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई मैडम आपने। और इस समय शीत लहर चल रही है मैडम, ठंड का मौसम है, कई बार तो खेतों में पाले की स्थिति बन जाती है। ऐसे में अभी पत्तियों में तक के ओस जम जा रही है, तो ऐसी स्थिति में हमारे किसान भाइयों से आप क्या कहना चाहेंगे कि किन बातों का उन्हें ख्याल रखना है? सबसे पहले तो अगर ऐसी स्थिति अगर चल ही रही है तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगी कि अपने खेत के आसपास हल्का हल्का धुआं करें। जो भी आसपास जितना भी कूड़ा करकट या जो भी थोड़ा बहुत हो मेड़ के आसपास धुआं करें, जिससे कि गर्मी बनी रहे। दूसरी, अपने खेत में सिंचाई करें, हल्की हल्की सिंचाई भी करें, जिससे कि अपने उसमें खेत में गर्मी यानी 0 टेम्परेचर ना आए, इतना ध्यान रखें। अगर 0 टेम्परेचर आएगा तो हमें कहीं ना कहीं उस चीज़ का नुकसान होगा। इसलिए हल्की हल्की सिंचाई करते रहे, जिससे कि 0 टेम्परेचर पर ना जाए और अपनी फसल अच्छे से अच्छा उसको रिकवर कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से हम पाले से भी निजात पा सकते हैं, धुएं से कहीं ना कहीं पाला पाले पर भी। दूसरा, अगर ज़्यादा ही है तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा यानी कारगर होता है। उसमें लौह तत्व की कमी से आने वाले जो जैसे कोई बीमारी भी हो उससे भी हम बचाव कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बहुत अच्छी बातें आप बताएं। और अब हम बात करना चाहेंगे सरकार की उन योजनाओं के बारे में जो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही हैं। तो इसकी जो डिटेल जानकारी है वो हमें कहाँ से मिलेगी, किस तरह से मिलेगी? हमारे किसान भाई यदि जानना चाहते हैं किसी भी योजना के बारे में तो सबसे पहली योजना तो ये है कि जो हमारे यहाँ कृषि सखी एक वो है, उनको जो हमारी भारत सरकार है, केंद्र सरकार की तरफ से उनको 4-4 हज़ार रुपये पर मंथ मिलेंगे। ये एक योजना का सबसे बड़ा वो है। ये जो सखी होती हैं जो हमारी CRP दीदी हैं उन्हीं से ली हुई है और उन्हीं के माध्यम से पूरे गांव में हम लोग इस चीज़ का प्रचार प्रसार करेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्राकृतिक खेती के महत्व को समझें और अपनाएं। ऐसी हमारी सरकार की मंशा है जी। और भी कुछ योजनाएं हैं प्राकृतिक खेती को जो बढ़ावा देने के लिए? इस एक दूसरी योजना ये है कि किसानों को गाय रखने का भी प्रावधान है। अगर उनके पास देसी गाय है तो 900 रुपये प्रति माह भी उनको सरकार ने देने का वादा किया है कि अगर कुछ रखते हैं तो वो अपनी गाय अगर है तो उसको भी उसमें योजना में सम्मिलित करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। कुल मिलाकर हमारी सरकार चाहती है कि आप प्राकृतिक खेती को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें और पुरातन तरीकों को बढ़ावा दें, जिस तरह से पहले पारंपरिक खेती होती थी, है ना। इसको बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य यही है सर कि आज के समय की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि हर घर में कोई ना कोई एक बीमार व्यक्ति है, कोई ना कोई पेशेंट है, चाहे वो आप दमा का ले लीजिए, आप श्वास का ले लीजिए, कैंसर तो आए दिन होते हैं। ये हम सबको पता है कि हम जो छिंदवाड़ा में रहते हैं तो सबसे ज़्यादा जो हमारी जो पातालकोट जो ट्रेन जाती है, अब दिल्ली से सर इसका नाम बदलकर कैंसर ट्रेन हो जाता है। चूँकि सबसे ज़्यादा हम लोग रासायनिक दवाइयों
चीज़ों उसका का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान होगा। नुकसान हमारे ऊपर ही दिखेगा सर। बिल्कुल। हम जो हरी भरी इतनी हरी हरी चमकदार सब्जियों की तरफ भागते हैं, उसको हमें थोड़ा सा सर उसके ऊपर नियंत्रण करके हमें कंट्रोल यानी उसको समझना है कि हमें इन सब चीज़ों का सेवन ना करके प्राकृतिक खेती से जो भी हमारे उत्पाद हैं उनको खरीदना है और उन्हीं को हमें अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करना है। बिल्कुल। मेरी एक अपील सभी छिंदवाड़ा वासियों से ये भी है कि प्रत्येक शनिवार हमारे जो मंडी है गुरैया बिल्कुल, मंडी में बिल्कुल। हाट लगती है प्राकृतिक खेती की, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग यानी इसमें सहायता भी प्रदान करें, जाएं किसान भाई जो इतनी मेहनत कर रहे हैं अपनी सब्जी वहाँ से खरीदें और अपने परिवार को और अपने आप को अच्छा रखें, स्वस्थ रखें। हाँ, प्रशासन ने एक जी। नई सुविधा प्रदान जी। की है हमारे छिंदवाड़ा वासियों के लिए कि जी। प्राकृतिक जो उत्पाद हैं उनके लिए एक मंच उन्हें मंच, दे दिया जी। है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई मैडम। और जैसा कि अभी सबसे ज़्यादा गेहूँ और चने की फसल लगी हुई है और हमारे यहाँ बड़ी मात्रा में गेहूँ का उत्पादन भी होता है, और गेहूँ की और चने की फसल में जो लगने वाले कीट हैं या उनके नियंत्रण के बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ी सी जानकारी देने की। अगर हम बात करते हैं गेहूं और चने में, तो गेहूं में तो मोस्टली अगर हम बात करते हैं तो उसमें स्मट, रस्ट, ये कुछ बीमारियां आती हैं जो कि लास्ट उसमें आती हैं। अगर हम नहीं बीमारी आती तो हम कोशिश ये करें कि उसमें अननेसेसरी कोई भी दवाई का स्प्रे ना करें। बिल्कुल। अगर नहीं है तो हमें इन सब चीज़ों की तरफ जाना ही नहीं है। हाँ। दूसरा ये है, अगर कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो जब तक हमें उस चीज़ के पक्की यानी पता नहीं कि ये है अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि ये बीमारी है तो आप नज़दीकी जो भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं या कृषि विभाग के जो भी अधिकारी हैं आप उनसे सलाह लेकर आप उनका उपचार निदान कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे खेत में कोई बीमारी या कोई कीट नहीं लगे हैं और हम उसमें कोई दवाई का स्प्रे कर देते हैं जिससे कि हमारी पूरी फसल खराब हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए पहले हमें उचित सलाह लेनी चाहिए, उसके बाद ही उसको उपयोग करना चाहिए। यदि हमारे किसान भाई चाहें तो कहाँ संपर्क कर सकते हैं और किस तरह से संपर्क कर सकते हैं? अगर किसान भाइयों को ज़रूरत लगती है कि हमारे खेत में ये, तो आप कृषि विज्ञान केंद्र आकर इसका जो भी आपकी बीमारी है या जो भी आपके कीट लगे हैं उनके बारे में आप यानी समस्या का समाधान कर सकते हैं। बिल्कुल। और कृषि विस्तार अधिकारी से भी जी संपर्क कर कृषि सकते हैं। विस्तार अधिकारी जो अभी हमारे ब्लॉक BTM जिनको बोलते हैं, ATM होते हैं, उनके माध्यम से भी आपकी समस्या का समाधान किया जा सकता है। बिल्कुल। मैडम, नया साल नई संभावनाएं लेकर आता है, तो साल 2026 में प्राकृतिक खेती कौन सी नई संभावनाओं को लेकर आया है, आप इसे कैसे देखते हैं? मैं सर अपने हिसाब से अगर बताऊं तो मैं तो सबसे ज़्यादा प्राकृतिक खेती के ही हितैषी में रहूँगी। क्योंकि हम अगर देखते हैं, जब मैं गांव जाती हूँ, फील्ड जाती हूँ, तो हम वहाँ पर देखते हैं कि कौन किसान कितना कैसे करके अपनी खेती करता है। अगर हम बात करते हैं रासायनिक खेती और प्राकृतिक खेती की, तो दोनों में हमें वही साफ अंतर दिखता है। प्राकृतिक खेती वाला थोड़ा सा परेशान दिखता है और जो रासायनिक वाली वो थोड़ा सा, क्योंकि उसकी फसल बोलती है। अगर हम अच्छा उसको देंगे तो वो, पर प्राकृतिक खेती का अगर हम आकलन करते हैं तो कहीं ज़्यादा अच्छी है रासायनिक खेती, क्योंकि उसके दूरदर्शी परिणाम बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, दूरदर्शी परिणाम अच्छे हैं, कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य पे जो असर हो रहा है वो, और बहुत सारे किसान हमने देखा है कि स्वयं के लिए प्राकृतिक उत्पादों का खेती कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, है ना। तो बहुत सारे तरह से किसान हमने देखे जो अपने घर के लिए वो जैविक खेती ही करते हैं, प्राकृतिक खेती ही करते हैं और अपने घर के लिए वो ही चीज़ों का वो संग्रह भी करते हैं जिससे कि वो साल भर उसका उपयोग कर सके। बिल्कुल मैडम, एक शब्द आता है पोषकशाला या पोषक वाटिका, तो पोषण वाटिका जी, तो इसको आप थोड़ा सा समझाइए। पोषण वाटिका का भी सर आशा ये है कि हम स्वस्थ रहें और स्वस्थ ही रहें, क्योंकि स्वस्थ रहना हमारे लिए मूलभूत आवश्यकता है हमारी। अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम अच्छा काम कैसे कर सकते हैं। तो पोषण वाटिका का उद्देश्य ये है कि हमारे पास अगर जितनी भी खाली जगह है उसका हमें उपयोग करना है। जैसे कि 7 दिन 7 थोड़ा सा रोकना चाहूँगा आपको, पोषण वाटिका पे हम बिल्कुल बातचीत करेंगे। फिलहाल एक कॉलर हमसे जुड़ गए हैं, तो इनसे बातचीत कर लेते हैं, इनका प्रश्न पूछ लेते हैं। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी, अपना नाम बताएं। मैं राजन गांव से बोल रहा था, रामस्वरूप जी से। जी रामस्वरूप जी, अपना प्रश्न पूछिए। मैं ये प्रश्न कर रहा था सर कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ आगे बढ़े लेकिन हमें फायदा भी हो और नुकसान ना हो,
तो हमें ऐसे कौन से तरीके अपनाना चाहिए जिससे फायदे ज्यादा हो, नुकसान कम हो, लागत कम आए, मुनाफा ज्यादा हो? ये मेरा प्रश्न था। मैं आपके प्रश्न को सुन पा रही हूँ जैसा कि आप बता रहे हैं। तो मेरा सभी किसान भाइयों से एक अनुरोध है कि अगर आप पूरी तरीके से प्राकृतिक नहीं कर सकते हैं तो अपने 5 एकड़ में से, अगर आपके पास 5 एकड़ है तो आप 1 एकड़ से शुरुआत कीजिए उस चीज़ की। और जब आपको पता चलेगा कि आने वाले 3 सालों में और आपकी प्राकृतिक खेती का उत्पादन से आपको क्या लाभ मिला और रासायनिक खेती से आपको क्या लाभ मिला, इसके अंतर से आप खुद ही समझ जाओगे कि दोनों में कौन सी खेती हमारे लिए लाभदायक है। बिल्कुल, जैसे कि लागत में हमारी कमी आएगी, कहीं ना कहीं पर्यावरण की सुरक्षा होगी, है ना, मिट्टी की उर्वर क्षमता जैसे जैसे बढ़ेगी तो हमारा उत्पादन अपने आप बढ़ेगा। ये हमारी प्राकृतिक खेती के बहुत सारे लाभ हैं। पानी का भी मैंने सुना है कि जैसे जैसे हम उसमें सर, जैसे प्राकृतिक खेती में एक घटक है मल्चिंग। जी, मल्चिंग का ही यही कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें 3 पानी की वाली फसल है और अगर किसी कारणवश हमें 1 पानी नहीं मिला और अगर हम वहाँ पर मल्चिंग का यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं सर वो हमारी फसल के लिए फ़ायदेमंद रहेगा सर। जी, तो मैडम मल्चिंग जैसे क्या सामान्य किसान सभी बिल्कुल कर सकते हैं सर, क्योंकि प्राकृतिक मल्चिंग में हमें प्राकृतिक चीज़ों को ही लेना है। जैसे अगर आपके पास पुआल बचता है, जो धान की पुआल रहती है, हमें उसका उपयोग करना है। हमारे आसपास जो पत्ते होते हैं उनका उपयोग करना है। आपके मक्के की जो कड़वी निकलती है उसको उपयोग करना है, ढकना है हमको वहाँ पर जितना एरिया है। वो जो रो टू रो अगर हम प्लांट वो क्रॉप को लगाते हैं तो रो टू रो में जो बीच का स्पेस होता है उस पर हमें मल्चिंग करना है। प्राकृतिक मल्चिंग का ही अगर हम उपयोग करेंगे तो बहुत हमें पानी की बचत हम लोग कर सकते हैं इससे। बिल्कुल, पानी की भी बचत होगी और हमारी जो खरपतवार होती है उसका कहीं ना कहीं उपयोग हो जाएगा। उसका भी बहुत हद तक सर उसका भी नियंत्रण होता है। बिल्कुल। तो मैडम इस तरह से हम पोषण वाटिका पे थोड़ा सा हम अटक गए थे। पोषण वाटिका के बारे में बात कर रहे थे मैडम, तो उसके बारे में थोड़ा सा अंत में बताइए। जैसे मैंने बताया कि पोषण वाटिका में हमारा एक कॉन्सेप्ट था 7 दिन 7 क्यारियाँ। इसका उद्देश्य ही यही था कि अगर आज सोमवार है, सोमवार को मैंने पालक खाई हूँ तो आने वाले 7 दिन में ही मेरे को पालक चाहिए, ऐसा हम लोगों का उद्देश्य रहता है। तो हम उसी दिन के हिसाब से सब्जियाँ लगाते हैं। जैसे सोमवार को पालक, मंगलवार को मेथी, बैगन, टमाटर और अपना जो मूली हुई, गाजर, ऐसी सब्जियों का हम चयन करते हैं जो रोटेशन में हम लोगों को मिलते रहे। जब हम यानी कि बदल बदल कर सब्जियां खाएंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए पोषण ही रहेगी, जिसको हम पोषण थाली का भी नाम दे सकते हैं। और इनका उत्पादन हम अपने घरों में भी कर सकते हैं। बिल्कुल। देखो गांव में, शहर में अगर आजकल तो रूफ फार्मिंग भी हो रही है, लोगों को इतना क्रेज हो गया कि छत पे भी अपना वो करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका हम इस्तेमाल ही कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही आपने अच्छी तरीके से बताया कि किस तरह से हम पोषण वाटिका बना सकते हैं। तो अब समय हो चला है हमारे समस्त किसान भाइयों से, बहनों से विदा लेने का, और अगले सप्ताह हम निश्चित ही किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। मैडम, आपने इतने सहज और सरल तरीके से आपने श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर दिए, उनकी समस्याओं को सुना, समझा और जिज्ञासाओं को शांत किया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आज थे हमारे साथ सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी की मेहमान कृषि विज्ञान केंद्र चंदनगांव की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सरिता सिंह, और श्रोताओं इस कार्यक्रम का संयोजन किया दीपांकर तिवारी एवं अमोल शेंडे ने, और तकनीकी सहयोग था राधेश्याम पवार और अनिल सनोडिया का, और प्रस्तुति सहयोग था डॉक्टर प्रतिभा तिलाटिया का। तो दीजिए इजाज़त आपके अपने योगेंद्र भैया को। राम राम, जय जवान, जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।